Hello everyone. In this video, we are going to cover emergency provisions. Emergency provision very important for Indian polity. This part is covered in part 18 of our constitution between article 350 to 360. आर्टिकल 352 से 360 के बीच इमरजेंसी प्रोविजंस को पूरा एक्सप्लेन किया गया है और इमरजेंसी प्रोविजन का इंस्पिरेशन कहां से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और दिस इज यूनिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। यूनिक प्रोविजन इसलिए है कि किसी भी कंट्री में इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं होती है। फेडरल स्ट्रक्चर से डायरेक्ट यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाती है एंड ऑल पावर गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, इसका जरूरत क्यों है? टू मेंटेन सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इमरजेंसी कब लगता है? वार के केस में, या तो कहीं पर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाए। तो इससे हम लोग बचाना क्या चाह रहे हैं? अपना सोवरेंटी, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। देन टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई स्टेट काम नहीं कर रही है तो वहां पर हम लोग को स्टेट इमरजेंसी लगाना पड़ जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड। और इससे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी बचा रहेगा। तो इसीलिए जरूरी है अपना कंट्री को बचाने के लिए बेसिकली। अब इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अफेक्टिंग इमरजेंसी प्रोविजन। तो 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था। इसके कारण अगला बार जब 44th अमेंडमेंट आया तो बहुत सारा सेफ्टी वाल्व लगाया गया, जो कि इतना इजीली इमरजेंसी कोई नहीं लगा दे। उसमें बहुत सारा चेक एंड बैलेंस लगाया गया। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अफेक्टिंग इमरजेंसी प्रोविजन क्या है? 44th अमेंडमेंट। जो भी बदमाशी हुआ था इमरजेंसी में उन सबको ठीक करने के लिए, टू मेक इट सिक्योर। ओके। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी कितने हैं? तो 3 टाइप के इमरजेंसी इंडिया में लगते हैं। आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो आर्टिकल 352 को हम लोग कॉमनली जनरल पब्लिक बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं कोई वर्ड नहीं है नेशनल इमरजेंसी करके। आर्टिकल 352 जस्ट बोलता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर। दोज 3 फैक्टर आर: वार, फर्स्ट फैक्टर इज वार, अगर किसी कंट्री के साथ युद्ध हो गया तो। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई दूसरा कंट्री अगर हम लोग पे एग्रेशन दिखा रहा है, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो रखा है, एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड थर्ड वन इज आर्म्ड रिबेलियन, किसी एरिया में अगर बंदूक हथियार के साथ रिबेलियन हो गया कि नहीं हम लोग को अब इंडिया से आजादी चाहिए या अलग देश बनाना है। तो इन तीनों केस में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। प्रोक्लेमेशन, 2 वर्ड आएगा आगे जाके पूरा। प्रोक्लेमेशन मतलब इमरजेंसी लगाना, ठीक है, और हटाने को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड में रिवोकेशन। तो दीज 2 वर्ड इज इंपॉर्टेंट, प्रोक्लेमेशन एंड रिवोकेशन। These will be used frequently, proclamation and revocation. तो आर्टिकल 352 basically says proclamation of emergency on the basis of war, external aggression and armed rebellion। और कॉमनली वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगता है तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल दिया जाता है इन कॉमन लैंग्वेज। एक्सटर्नल एग्रेशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। और आर्म रिबेलियन अपना इंटरनल मैटर है तो इसको इंटरनल इमरजेंसी कॉमनली बोला जाता है, और पूरे को नेशनल इमरजेंसी कॉमनली बोला जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन क्या? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ओके, आर्टिकल 352 ये बोलता है। फिर आर्टिकल 356 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी फेल हो चुका है तब। प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वहां पर किसी की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, या तो आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो उस केस में आर्टिकल 356 स्टेट में इमरजेंसी लगाने के लिए। तो इसको कॉमन लैंग्वेज में लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन टर्म इज प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। Then Article 360 is related to provisions as to financial emergency. Financial emergency ड्यू टू थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। अगर कंट्री का फाइनेंशियली अब स्टेबल नहीं रहा तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और इन तीनों केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन आर्टिकल 352, दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी,
और प्रोवोकेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो हम लोग अब नेशनल इमरजेंसी को डीप में पढ़ते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का क्या है रीजन। रीजन क्या है कि अभी दो तरह से पढ़ेंगे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और पहले क्या था जो चेंज हुआ। तो करंट सिचुएशन ये है कि बिफोर और एक्चुअल अकरेंस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, मतलब जरूरी नहीं है कि युद्ध हो ही जाए तभी इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है, युद्ध होने से पहले भी इसको लगाया जा सकता है अगर कैबिनेट सेटिस्फाई है कि नहीं अब जरूरी है, मतलब एक्चुअल वार होने के पहले या उसके पहले भी, दोनों केस में। तो बिफोर और एक्चुअल अकरेंस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों केस में नेशनल इमरजेंसी या तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेबल कहां कहां होगा, तो एप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड पार्ट, प्रेसिडेंट उस पार्ट को स्पेसिफाई करेंगे कि इतने पार्ट के लिए नेशनल इमरजेंसी इज एप्लीकेबल। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नल एग्रेशन, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में पूरे कंट्री पे लग जाता है, और आर्म्ड रिबेलियन में जहां पर जो स्टेट वगैरह जो एरिया डिफाइन कर दिया जाता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड पार्ट। अब प्रोक्लेमेशन, इसको लगाया कैसे जाता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डन ओनली बाय वन वे, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, पूरा कैबिनेट साइन करके प्रेसिडेंट को देगी कि यू शुड प्रोक्लेम इमरजेंसी, तभी लग सकता है। इसके पहले बहुत फेमस था कि इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट से पूछे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया और 1975 से 77 में इमरजेंसी लग गया। तो प्रधानमंत्री पूरे अपने मनमानी से ना चले, इसलिए अब रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट हैज बीन इंक्लूडेड 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। देन इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल, एक बार प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया तो इसको पार्लियामेंट में अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ ऑफ इशू, एक महीने के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में आपको बिल को पास कराना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन को, कि हाँ बोथ हाउस इज एग्रीज विथ यू, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं कि 3 तरीके से होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, जितने मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 उससे सहमति दिखाए, और वो नंबर जो है ना टोटल हाउस के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। जैसे लोकसभा में अगर पास होगा फॉर एग्जांपल तो 5 का हाफ कितना होता है 273, 273 से ज्यादा होना चाहिए, और जितना मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 से भी ज्यादा होना चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी से सारा चीज पास होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्लेमेशन या तो उसके बीच में जितना चीज बनेगा सब चीज स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। बस रिमूवल, जब अगर इमरजेंसी को हटाना होता है ना तब लोकसभा में बस सिंपल मेजोरिटी से पास करने पे हट जाता है। अभी पार्लियामेंट्री अप्रूवल हम लोग देख रहे हैं कि पास बाय बोथ हाउस, जैसे ही प्रोक्लेम हुआ इमरजेंसी उसके एक महीने के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। लेकिन अगर उस दौरान लोकसभा नॉट सिटिंग, अगर उस दौरान लोकसभा काम नहीं कर रही है, देन 1 मंथ के अंदर लोकसभा के पहले सिटिंग, पहला दिन जब बैठेगी उसके 1 महीने के अंदर आपको लोकसभा में पास करना होगा। इस बीच में राज्यसभा को अप्रूवल करना पड़ेगा, राज्यसभा अगर अप्रूव कर चुकी है और लोकसभा काम नहीं कर रही है तो लोकसभा जिस दिन बैठेगी उसके 1 महीने के अंदर यू हैव टू पास इट विथ स्पेशल मेजोरिटी, और ये बस 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, पहले क्या था, पहले 2 मंथ का पीरियड था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको घटा के 1 मंथ कर दिया गया। और पहले ये भी था कि पहले एप्लीकेबल इंडेफिनिट पीरियड के लिए था कि एक बार अगर पास हो गया तो इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको 6 मंथ ही बनाया गया कि हर एक 6 मंथ पे आपको फिर से स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या क्या चीज देख लिए, रीजन क्या है, बिफोर और एक्चुअल अकरेंस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, 3 केस में लगाया जा सकता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। एक्चुअल वार हो जाए या उसके पहले भी, ओके अगर गवर्नमेंट कैबिनेट अगर श्योर है कि अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि यू हैव टू अप्लाई इमरजेंसी, देन दे विल रिकमेंड प्रेसिडेंट को रिटर्न रिकमेंडेशन करेंगे और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाएगा। इसमें बस एक चेंज ये आया कि पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, आर्म्ड रिबेलियन को 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वेरी वैग काइंड ऑफ वर्ड, इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। इसी बेसिस पे तो इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण सबको लेके इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के वो लगा दिया था इमरजेंसी, तो उसी को सुधारने के लिए अब उसको
रिप्लेस कर दिया गया है कि आर्म्ड रिबेलियन, अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी लगा सकते हैं। ओके, एप्लीकेबल कहां, जहां जहां प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे, टू प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड पार्ट, ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। इसके पहले क्या यूज था, इंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट, अब इसको रिप्लेस करके लिख दिया गया टू प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड पार्ट। प्रोक्लेमेशन, इसको लगाया कैसे जा सकता है कि कैबिनेट अगर रिटर्न रिकमेंडेशन दे रही है तब, प्रधानमंत्री के बस बोलने पे नहीं चलेगा, फुल कैबिनेट को रिटर्न में रिकमेंडेशन करना होगा प्रेसिडेंट को। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जैसे प्रोक्लेम हुआ इमरजेंसी, उसको 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा तो हमेशा रहती है, लोकसभा हो सकती है कि एडजर्नमेंट सिन डाई चल रही है या तो डिजोल्यूशन हो चुकी है कि अब उस नया इलेक्शन होने वाला है। उस केस में अगर लोकसभा नहीं काम कर रही है तो जैसे ही उसका फर्स्ट सिटिंग होगा उसके 1 मंथ के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। इस दौरान राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा और ये एप्लीकेबल कितने दिन के लिए होता है, 6 मंथ्स के लिए, और हर एक 6 महीने पे इसको आपको वो करना पड़ेगा, रिन्यू करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो गया। अब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वही बात है कि हर एक 6 महीने में आपको प्री अप्रूवल करना पड़ेगा विथ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस। और लोकसभा अगर नहीं बैठ रही है तो 1 महीने के अंदर आपको पास करना पड़ेगा लोकसभा में ही, और इस दौरान राज्यसभा को तो अप्रूवल करना ही करना पड़ेगा। अर्लियर, इसके पहले क्या प्रोविजन था, इंडेफिनिट पीरियड, एक बार लग गया तो जब तक गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का मन है तब तक चलेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको स्ट्रिक्टली बोला गया कि पीरियोडिक एवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एवरी 6 मंथ्स। अब एक चीज देख लीजिए, प्रोक्लेमेशन, एक्सटेंशन ऑलवेज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। इमरजेंसी लगाने से, नेशनल इमरजेंसी लगाने से लेके एक्सटेंशन से लेके उस बीच में जितना लॉ बनेगा सब चीज को पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से ही पास करना पड़ेगा। बस हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा चाहिए, हटाने के लिए राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, हटाने के लिए बस लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास कर दीजिए, रिवोकेशन कर दीजिए तो वो हट जाएगा। वही बात, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन दो तरीके से, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं। दूसरा, लोकसभा पासिंग ए रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजोरिटी, एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि वी आर गोइंग टू रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दीजिए। सिंपल मेजोरिटी जितने मेंबर प्रेजेंट है उनके हाफ से ज्यादा अगर बोल दिए कि हाँ हटाना है तो वो हट जाएगा। और अगर लोकसभा इज नॉट वर्किंग देन स्पेशल सिटिंग कैन बी देयर, अगर quorum of members gives written notice to speaker for such, quorum क्या होता है, 1/10 मेंबर, 1/10 मेंबर अगर बोल देंगे लोकसभा में कि स्पेशल सिटिंग बुलाइए, हम लोग को रिवोक करना है, तो स्पेशल सिटिंग बुलाया जाएगा 14 दिन के अंदर, और अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिए तो रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का, तो यस, जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन। जुडिशियल रिव्यू अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो यस ऑन, और ये किस बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू करती है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेलाफाइड एंड इररेलेवेंट फैक्ट, कि अगर आपका नियत तो खराब नहीं था या तो आप एकदम इररेलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे तो इमरजेंसी नहीं लगा दिए। पहले ये केस नहीं था, पहले था 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने इनको इम्यून कर दिया था कि इमरजेंसी का आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, बट 44th अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि नहीं जुडिशियल रिव्यू होगा, और इसको फिर मिनर्वा मिल्स केस में रिएफर्म किया गया कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी कैन बी डन। ओके, तो अपना इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 352 खत्म हो गया। इसमें 3 चीज है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दोनों को कॉमन लैंग्वेज में एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है, आर्म्ड रिवेलियन को इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है, और इस तरह का इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी कॉमन वर्ड में बोला जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, बट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, अब इसमें देखते हैं वही चीज, इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर आर्टिकल 352 के थ्रू इमरजेंसी लग गया तो क्या इफेक्ट आता है। तो इसको बेसिकली 3 एरिया में बांट के देखेंगे हम लोग। फर्स्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट के बीच जो फेडरल रिलेशन था अब उसका क्या होगा इमरजेंसी के टाइम। देन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, लोकसभा और स्टेट असेंबली सबका लाइफ कितना होता है, 5 ईयर्स, अब इसके लाइफ पे क्या होगा अगर इमरजेंसी लग गया तो। तीसरा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो दिया गया है सिटीजन्स को, उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो इस 3 एरिया में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप,
इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो हम लोग सबको पता है कि सेंटर और स्टेट के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, फेडरल रिलेशनशिप। फेडरल प्रोविजन में है क्या, फेडरल प्रोविजन में सेंटर और स्टेट के बीच क्लियर क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स है कि किसका क्या पावर्स है। जैसे ही आर्टिकल 352 लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पावरफुल हो जाती है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप तीन एरिया से देखा जाता है। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब लॉ बनाने का पावर। एग्जीक्यूटिव रिलेशन, उसमें लॉ को इंप्लीमेंट कराने का पावर। और तीसरा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पावर मतलब पैसा कैसे बटेगा। तो तीनों में अब सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव में पहले क्या स्टेट लिस्ट में लॉ नहीं बना सकती थी, बट जैसे ही आर्टिकल 352 लगता है उसको ओवरराइडिंग पावर आ जाता है। वो अब सारा चीज पे लॉ बना सकती है, हर एक सब्जेक्ट पे, चाहे वो स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट क्यों ना हो। स्टेट का, और इस केस में ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं छीना जाता, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाइए बट सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल, सेंटर को ओवरराइडिंग पावर आ जाता है, सेंटर का ही बात चलेगा। Okay, center can legislate on any subject with overriding powers. That means state can make laws too, but center is supreme. Center भी law बनाएगी, state भी law बनाएगी, but center का बात चलेगा, मतलब center becomes all powerful. और दूसरा, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स टू, स्टेट सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर किसको होता है, गवर्नर को। बट इन द केस ऑफ आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब होता है तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पावरफुल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का सारा पावर छीन लिया जाता है एक तरह से। और इसमें जो भी लॉ बनेगा ये ऑटोमेटिक इनऑपरेटिव हो जाएगा 6 मंथ्स के बाद। जैसे इमरजेंसी हटेगा उसके 6 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिक इनऑपरेटिव हो जाएगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, पूरा एग्जीक्यूटिव पावर भी सेंटर के पास आ जाता है और वो कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को दे सकती है। तीसरा, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रिलेशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है उसके थ्रू सेंट्रल और स्टेट के बीच पैसा बंटता है, बट अब प्रेसिडेंट ऑर्डर देके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस तरह का ऑर्डर लेड बिफोर बोथ हाउस, इस तरह का ऑर्डर को दोनों हाउस में लाना होगा और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। और ये ऑर्डर कब तक वैलिड होता है, फाइनेंशियल वाला फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलेगा कि जिस बार ये इमरजेंसी रिवोक होगा, सॉरी यहाँ प्रोवोकेशन लिखा हुआ है, यहाँ रिवोकेशन होना चाहिए, इमरजेंसी हटने के बाद उस फाइनेंशियल ईयर तक ही ये वैलिड होगा ऑर्डर, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ओके, इमरजेंसी रिवोकेशन। तो आप देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में सेंटर पूरा पावरफुल हो जाती है हर तरीके से, और इसके लिए जो भी चीज होगा, जो भी लॉ बनेगा, सबको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। देन इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा और स्टेट असेंबली का लाइफ कितना होता है, 5 ईयर। बट इन द केस ऑफ आर्टिकल 352 इलेक्शन कराना तो संभव नहीं है, तो इसमें क्या प्रोविजन है कि आप एक एक साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं एक लॉ बना के। बोथ में बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टर्म। अगर 5 साल पूरा हो गया, 1 साल का एक्सटेंशन देना है तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से लॉ बनाइए, उसका लाइफ 1 साल बढ़ जाएगा। और ये वैलिड कब तक रहेगा, वैलिड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी रिवोकेशन। इमरजेंसी हटने के बाद बस 6 मंथ तक उसका लाइफ बढ़ा रहेगा, उसके बाद वहां पर इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना पड़ेगा अगर उसका नॉर्मल टर्म कंप्लीट हो चुका है तो। तीसरा, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट आता है, तो ये पार्ट इंस्पायर्ड कहां से है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको 2 आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है, और जैसे ही वो हटता है, रिवोकेशन होता है, तो वो ऑटोमेटिक रिवाइवल हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं पड़ता है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, और जैसे रिवोक करने के बाद आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक आ भी जाता है। आर्टिकल 19 क्या है, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वाला, तो वो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बट अब ये एप्लीकेबल कब होता है, इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी ओनली, मतलब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तभी ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी में आप आर्टिकल 19 का पावर नहीं छीन सकते हैं। और ये कब से जोड़ा गया, 44th अमेंडमेंट में। पहले था क्या, तीनों केस में, अब नहीं, अब आर्टिकल 19 कब खत्म होगा, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगा तभी।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 358 इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, दैट मीन्स वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में। और ये कब तक वैलिड रहेगा? ऑब्वियस बात है, एप्लीकेबल फॉर होल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, जितना टाइम का इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ है उतना टाइम के लिए। इमरजेंसी जैसे ही रिवोक होगी, ये आर्टिकल 19 सिटीजन को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऑल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कंसर्निंग इमरजेंसी ओनली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी से रिलेटेड जितना भी लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनेगा वो सब जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। ये डन बाय 44th अमेंडमेंट। और ये वैलिड का फॉर होल कंट्री, नेशनल इमरजेंसी फॉर होल कंट्री ही लगता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि आर्टिकल 350 इज वैलिड फॉर एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो फॉर होल कंट्री या तो प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड में ये वैलिड होगा। सेकेंड, आर्टिकल 359 बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीनती है, ये बस बोलती है क्या कि अब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंसर्निंग राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट वायलेशन। फंडामेंटल राइट छीनने के बाद आप मूव टू एनी कोर्ट नहीं कर सकते हैं बस, लेकिन आप आर्टिकल 20 और 21 के बेसिस पे जा सकते हैं। ये दोनों हमेशा एक्टिव रहता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट के केस में कि यू कांट मूव टू एनी कोर्ट। फंडामेंटल राइट नहीं छीना जाता है, लेकिन आप उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, बट ये दोनों हमेशा एक्टिव रहता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इस केस में अगर आप आर्टिकल 20 और 21 छीना जा रहा है तो आप इमरजेंसी के केस में भी डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इसमें तीन चीज होता है कि जो भी आपको ऑफेंस का कन्विक्शन होगा उस समय के लॉ के हिसाब से होगा, फिर डबल जेपर्डी होता है, थर्ड इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमेशा सब सिटीजन को मिलता है किसी भी इमरजेंसी के केस में, अवेलेबल इन ऑल केसेज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अवेलेबल इन ऑल केसेस का मतलब कि ये एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दोनों में वैलिड है। प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देंगे कि अब आप इस फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बस उसमें एक्सेप्शन क्या है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी कवर नहीं करेगा। ये दोनों हमेशा मिलता रहेगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, इंटरनल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो जाए, कभी भी सिटीजन का नहीं छीन सकते हैं आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। और ये एप्लीकेबल कब होता है, कब तक होता है? तो स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा कि इस टाइम से इस टाइम तक ये स्पेसिफाइड रहेगा। और इसमें भी वही चीज सेम है, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। जो भी उस टाइम पे इमरजेंसी से रिलेटेड लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहेगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। और ये एप्लीकेबल फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इट, पूरे कंट्री के लिए या तो एनी पार्ट ऑफ इट के लिए वो स्पेसिफाइड रहता है प्रेसिडेंट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, दो आर्टिकल से कवर किए हम लोग। आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 आपका छीना जाएगा, बट ओनली ऑन इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी में आप आर्टिकल 19 नहीं छीन सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये सस्पेंड भी हो जाता है और जैसे ही रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिवाइव भी कर जाएगा। आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा सकता है, बट राइट टू मूव टू एनी कोर्ट छीना जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालेंगे कि अब आपका ये फंडामेंटल राइट पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं छीन सकता है। ये दोनों एक्सेप्शन केस है। और आर्टिकल 359 अवेलेबल इन ऑल केसेस, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या इंटरनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट ऑर्डर इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस। ओके, और कितना तक वैलिड रहेगा? तो स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इस तरह का सारा ऑर्डर को पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का कोई भी ऑर्डर को पार्लियामेंट में लाना होगा और उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। तो एक तरह से समराइज ये हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल 352 लाने के लिए या तो उसके बीच में कोई भी लॉ बनाने के लिए सबको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। बस हटाने के लिए क्या है कि प्रेसिडेंट बस रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी कर देंगे, या तो सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा बोल देगी कि नाउ वी हैव टू रिवोक द इमरजेंसी, तो हट जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी का जरूरत बस हटाने में आता है। उसके पहले का सारा चीज स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। प्रेसिडेंट का सारा ऑर्डर भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। अगर लोकसभा नहीं बैठ रही है तो उसको 1 महीने के अंदर जैसे बैठेगी उसको पास करना होगा। इस बीच में राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा।
ठीक है। इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इस तरह का सारा ऑर्डर को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास कराइए, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाला पावर अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता है 6 महीने के अंदर, जैसे इमरजेंसी हटती है 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगी। फाइनेंशियल रिलेशन क्या कब होगा, जब फाइनेंशियल लॉजिक है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। इफेक्ट ऑन लोकसभा लाइफ, लोकसभा और स्टेट असेंबली का लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा कि 5 साल पूरा हो गया, अब क्या करना है, तो एक एक साल का एक्सटेंशन दे दीजिए इसको लॉ बना के, और वो लॉ को स्पेशल मेजोरिटी से कराइए, और ये कब तक वैलिड रहेगा, इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक। उस 6 महीने के अंदर आपको अब चुनाव करा के नया सरकार बनाना होगा, अगर 5 साल से ज्यादा का पीरियड है तो। इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।